गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली, ये तो पता चल ही गया होगा कि जो डी ब्रॉगली है ये केमिस्ट है, ये केमिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली। इसने अपनी एक ऐसे ही थ्योरी बना दिया था, इसलिए थ्योरी था नहीं, बाद में प्रूफ हुआ, उसने अपने मन से बोल दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि ये इसने अपने मन से बोला था, इसलिए हाइपोथेसिस है, नहीं तो इसको लिखा जाता है डी ब्रॉगली थ्योरी। उस समय ये प्रूफ नहीं हुआ था, इसलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डी ब्रॉगली क्या कहता है? ही स्टेटेड दैट, आप ऐसे लिखेंगे, ही स्टेटेड दैट, उसने क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। अब समझिए कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होता है। देखो, एक होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है समझिए। माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा, छोटा, सबसे छोटा, मतलब जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, एकदम छोटा, नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किस में आता है? ये सब आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। दूसरा होता है मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक, राइट? समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा पार्टिकल, जिसको अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे ईटा, पत्थर हो गया, ईट हो गया, पत्थर हो गया, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े, उसको अपन नेकेड आई से देख सकते हैं ना, दैट इज मैक्रो। तो मैक्रो के लिए इसने कोई थ्योरी नहीं दिया, मैक्रो के लिए थ्योरी नहीं दिया इसने, किसके लिए दिया था? माइक्रो के लिए दिया था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, समझना, हर पॉइंट समझा रहा हूं यहां पर। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिट में क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही होगा आपको, है ना? मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहता है? यहां पर रिवॉल्व करते रहता है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो हमेशा रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए इसने थ्योरी दिया था। ऐसा नहीं कि जो पार्टिकल रुका हुआ है, जैसे प्रोटॉन के लिए, सर प्रोटॉन के लिए ये थ्योरी दे सकता है क्या? नहीं। न्यूट्रॉन के लिए दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है सर? मोशन में नहीं होता है, मोशन में नहीं होता, ये स्टेबल है, रुका हुआ है, तो इसके लिए ये थ्योरी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो आप यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट? क्लियर है? क्लियर है? यहां पर एक वर्ड यूज कर लेना, मूविंग, मैं ऊपर लिख देता हूं, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। इसके पास क्या होता है बच्चा? दो तरह के नेचर होते हैं। कितने तरह के नेचर होते हैं? दो तरह के नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है। तो एक वर्ड यूज कर लेना, ही स्टेटेड दैट एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे यहां पर? एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। आज के बाद इसको अपडेट कर लेना, ठीक है? इसके पास दो तरह के नेचर होते हैं। पहला क्या होता है सर? ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है सर हमारे पास वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। इतना तो याद हो जाना चाहिए आपको। पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब सर यहां पर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो इफ, पहला एरो मार्क्स लगा के लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, यहां पर भी एरो मार्क्स दे देंगे, यहां पर भी ऐसे एरो लगा के लिखना है आपको, आंसर, नंबर नहीं कटेगा आपका। क्लियर है? तो इफ, समझिएगा, ऐसे एरो लगा के आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा हुआ यहां पर। इफ, ध्यान सुनो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, इफ एन इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर, अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, देन इट विल हैव वेवलेंथ। इसके पास क्या होगा बताओ? इसके पास क्या होगा? देन इट विल हैव वेवलेंथ। वेवलेंथ को इंडिकेट किया जाता है लैम्डा से, लैम्डा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर क्या होता है सर बताइए? तो वेव नेचर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, दिस इज वेव नेचर, दिस इज वेव नेचर। सब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा कहां मूव करता है? ऐसे तो हमने देखा नहीं ऐसे से जाते हुए। तो आप समझिए, जो ऑर्बिटल होता है, जो ऑर्बिटल, मान लो हम एक एस ऑर्बिटल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एस ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल है, क्या ये
एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ये तो आपको पता ही है, सर्कुलर बना लिया हमने। अब समझिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, वो एक वेव की तरह मूव करता है। कैसे मूव करेगा? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। राइट, समझ में आ रहा है बात? इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। और अगर ये यहां पर आके मिल गया, ये दोनों पॉइंट, इधर इधर देखो, इधर, अगर ये यहां पर, सॉरी एक सेकंड देखो, यहां पर ये दोनों आके मिल गया, ये दोनों पॉइंट जहां से शुरू किया था, शुरू कहां से किया था जी? कलर चेंज करके दिखाऊं, ये देखो, शुरू किया था यहां से, ये येलो वाला, यहां से ऐसे आ रहे थे ना, हम ऐसे ऐसे आ रहे थे, ठीक है, यहां शुरू किया था, बाद में ये आकर के यहां पे क्या हो गया? मैच कर गया, दोनों मैच कर गया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं। कब? जब जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है वो दोनों आपस में मिल जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये देखो, मैं थोड़ा यहां पे भी दिखाता हूं आपको बना करके, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ये देखो, ये जो वेव है ना, ये जो वेव है, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स लाइक अ वेव। क्लियर है? तो ये दोनों आके मिल गया, यहां पे ये मीटिंग पॉइंट है। अगर ये दोनों वेव, दोनों पॉइंट मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। और सर अगर ये मिक्स नहीं होता, अगर ये मिक्स नहीं होता, जरा बताओ, जरा बताओ, अगर ये मिक्स नहीं होता, लाइक कैसे? देखो, अगर ये मिक्स नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूं, देखना इधर ध्यान से। ये वेव ऐसे आया, एक सेकेंड में थोड़ा टाइम दे दो, देखो, अब ये वेव ऐसे आया, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये मूव नहीं हुआ, ये मैच नहीं कर रहा, ये आगे निकल गया, दो पॉइंट मिक्स नहीं किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आपको बात आई समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव वेव। जैसे देखो, एक बार और फिर से दिखाता हूं, ये इस तरह से वेव चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन। देखो, मैच किया नहीं किया, मैच किया नहीं किया ना बच्चा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे। समझ में आया? डिस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, आपको समझाने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वेव नेचर की, वेव मोशन में मूव करता है। और अगर वो वेव मोशन में मूव करता है तो उसमें क्या होगा? वेवलेंथ होगा। और उस वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं हम? लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। अब आपको पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन में मास होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? मास होता है कि नहीं होता है? मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एम आई राइट? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन की मास है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो पता है ना, जब वो मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी भी होगी वेलोसिटी। और कितना होगा वेलोसिटी? ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें याद नहीं है, आप याद कर लेना, 2.16 या 18 होता है, हमें एक्चुअली याद नहीं है, इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है। तो सर इलेक्ट्रॉन में क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन में मास भी है, वेलोसिटी भी है। और आपको पता है कि अगर मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम निकाल सकते हैं हम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल्स, मतलब उसमें मास है और वो मूव तो कर ही रहा है, देन इट विल हैव मोमेंटम। इसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। अभी तो सिखाया था, मास इंटू वेलोसिटी कर दो, मोमेंटम निकल जाएगा। तो इसमें मोमेंटम होता है। और मोमेंटम को किससे नोट करते हैं बच्चा? mv से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? mv, देन इट विल हैव मोमेंटम। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो ये सब वैल्यू अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता तो सीधा ये तो याद रहेगा ना, ये थ्योरी इतना तो लिखना है ना आपको, ये थ्योरी तो याद रहेगा ना बच्चा, ये थ्योरी आपको लिखना है, राइट। चलिए, अब डी ब्रॉगली ने क्या किया बच्चा? डी ब्रॉगली ने इतना बातें कहने के बाद उसने क्या किया? 10 ही मेड अ रिलेशन, उसने एक रिलेशन बना दिया। किसके बीच में बना दिया? तो वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच में। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और मोमेंटम मतलब ऊपर देखो ना, मोमेंटम mv,
तो इस दोनों के बीच में उसने क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया। किसके बीच में रिलेशन बनाया बता, उसने एक रिलेशन बना दिया, वेवलेंथ एंड मोमेंटम। बताओ वेवलेंथ का है, बताओ जल्दी से। दिस इज वेवलेंथ, वेवलेंथ यहां पर है लैम्डा, उसके बाद मोमेंटम एमबी, एमबी मतलब वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन बना दिया। क्या बनाया, उसने कहा कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन एम भी, एच अपॉन एम भी। और एम भी, ये जो आप एम भी देख रहे हैं, ये जो आप एम भी देख रहे हैं जिसको कि मोमेंटम बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, तो एम बी को हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं। एम बी को ही, पी को ही हम लोग एम बी बोलते हैं, मतलब यही मोमेंटम है। मोमेंटम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, पी। जैसे एनर्जी के लिए ई, उसी तरह मोमेंटम के लिए पी वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर। तो उसने ये आप देखिए यहां पर ये जो एम बी है इसी के लिए उसने क्या लिखा है, पी भी लिखा है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी या एच अपॉन पी, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। बताओ, इतना छोटा सा थ्योरी है जो हर बार पूछा जाता है और आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, इतना तक तो याद होना ही चाहिए। ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, इतना तक तो याद होना ही चाहिए। क्लियर, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, हम इसका पूरा डेप्थ ऑपरेशन करे हैं, आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हमने इसका कर लिया प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ गया तो जितना अभी तक हमने पढ़ाया उतना ही लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो आपको इसका प्रूफ भी दिखा देना है। सर प्रूफ भी दिखा देना है तो नंबर आपको अच्छे से आएगा। अब समझो जो बच्चा हमारा बाउंड्री पे है उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो ध्यान से। जो बच्चा बाउंड्री पे है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा पास होने के लिए मेहनत कर रहा है, अच्छे से 35-40 नंबर आ जाए तो उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। जो हमारा अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको प्रूफ भी आना चाहिए। चलिए अब प्रूफ की बात करते हैं। सर देखिए यहां पर प्रूफ में देखिए क्या हमारे पास, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हो ना, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच क्या है, एच क्या है, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चा। क्लियर है। और न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, राइट, फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और हमें एक बात और पता है कि जो न्यू होता है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। एम आई राइट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एच का एच ही रहेगा और न्यू की जगह पर क्या रख दिया, सी अपॉन लैम्डा। अब सी क्या है सर, सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब तो वैल्यू याद पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है सबको, है ना। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा है, अगर आपको जरूरत होगा तो बताना, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू और एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एच सी अपॉन लैम्डा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये लिखा हुआ पहला। क्लियर हो गया। ऑल्सो आपने ये भी पढ़ा है, ऑल्सो हमने पढ़ा है कि एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने कहा था। ये किसने कहा था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो एनर्जी होता है वो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्पीड का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास कुछ भी हो, एम हो, और उसको स्पीड दे दो कितनी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, उस स्पीड से फेंका जाए और उसकी स्क्वायर कर दो तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एनर्जी और मास के बीच में इसने रिलेशन बताया था कि कोई भी मास को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर फेंक दिया जाए, उस स्पीड से फेंका जाए और उसके स्पीड को स्क्वायर करके फेंका जाए तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आप इतना बात छोड़िए, आप इतना समझिए कि एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था, तो ये हमने लिख दिया एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन बना दिया। अब आप देखिए यहां पे दोनों इक्वेशन तो बराबर है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी एनर्जी है, यहां पर भी एनर्जी है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपको पता है
कि राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, HC अपॉन लेमडा, ये है ना, और MC स्क्वायर, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से HC अपॉन लेमडा और MC स्क्वायर दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। क्लियर। अब यहां से आप देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया। यहां से एक C का स्क्वायर, मतलब अरे MC स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो, MC इंटू C लिख सकते हैं ना। तो ये C और यहां से एक C कैंसिल हो गया। क्लियर है, ये C कैंसिल हो गया। क्लियर है, बोलना जल्दी से। ये C यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया ऊपर में, सिर्फ बच गया H लेमडा। यहां तो H लेमडा बच गया ना बच्चा, H लेमडा बच गया। और यहां क्या बच गया, अब MC बच गया। तो H लेमडा इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, H लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, MC। क्लियर है, यहां से क्लियर है। और C क्या है बच्चा, C है स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट को भी लिख सकता हूं, अरे C लिखा गया वेलोसिटी के लिए, वो स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो क्या मैं C को भी लिख सकता हूं, तो C के जगह पर सिर्फ B लिख दिया, क्योंकि C भी वेलोसिटी है, B भी C है, am I right? दोनों है वेलोसिटी को ही इंडिकेट करता है। तो यहां से हमने क्या करा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं H अपॉन लेमडा इक्वल टू MC, राइट। तो यहां से H, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूं, H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, MC। इसी को हमने क्या लिख दिया, देखना अच्छे से प्रूव कर रहा हूं, यहां पर H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू M भी लिख सकते हैं ना। C की जगह पर क्या लिख दिया हमने, अरे बच्चा B लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, दोनों वेलोसिटी है। अब हम क्या करते हैं बच्चा, यहां से अब हम क्या करते हैं, यहां से लेमडा को इस साइड लेके चले जाते हैं, राइट। और ये जो MB है इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। देखो यहां से क्या करते हैं, यहां तो H रहेगा ही, बिल्कुल H में तो कोई चेंजिंग नहीं आया ना, ये तो H रहेगा ही, तो लिख दो H अपॉन, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया। अब ये जो MB है इसको किधर लेके आ गए, इधर लेके आ गए, राइट, इधर लेके आ गया। यहां क्या बचेगा बताओ, यहां क्या आ जाएगा, H अपॉन MB। और ये जो लेमडा है, ये जो लेमडा है बच्चा, ये जो लेमडा है इसको किधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए। तो यहां क्या आ गया, यहां पर आ गया लेमडा। तो आपने क्या देखा कि लेमडा, अब यही तो है डी ब्रॉगली इक्वेशन, यही तो है लेमडा इक्वल टू, सॉरी लेमडा को हमने सॉरी बच्चा, तो लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MB। ये प्रूफ हो गया। कितना इजी थ्योरी है, यहां तक प्रूफ कर दीजिए, आपका 3 नंबर रखा हुआ है। क्लियर है। तो यहां से हमने प्रूफ कर लिया बच्चा, यहां से हमने प्रूफ कर लिया, लेमडा इक्वल टू H अपॉन MB प्रूव्ड। इन जनरल ही स्टेटेड दैट, उसने क्या कहा, ऑल द मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। जितना भी मूविंग पार्टिकल है, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, हाथी हो, अर्थ हो, अरे अर्थ को भी अगर तुम मूव करवा दोगे ना उसमें वेव नेचर आ जाएगा। अगर वो मूविंग पार्टिकल है तो उसमें वेव नेचर होगा। किसी को भी मूव करवा दो, तुम्ही को फेंक दिया जाए ना, तुम तो अभी रुके हुए मान लो कहीं पर, तुम्हें अगर स्पीड में फेंक दिया जाए तो तुम्हारे अंदर भी वेव नेचर आ जाएगा। मतलब क्या कि तुम भी ऐसे ऐसे मूव करने लगोगे, तुम्हारे अंदर भी वेव नेचर आ जाएगा, राइट। बट इट वॉज अप्लाइड फॉर ओनली मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लिखा ना लास्ट में, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंतर क्या है देखो, अगर लेमडा इक्वल टू H अपॉन MB होता है तो यहां से एक बात याद रखो कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, तुम ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ले रहे हो, जैसे अर्थ ले रहे हो, उसका मास बहुत ज्यादा होगा, उसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो लेमडा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो लेमडा बहुत कम होगा, मतलब वो आपको स्ट्रेट दिखता रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें वेवलेंथ उतनी कम होगी, और जिसका मास कम होगा, जिसका मास बिल्कुल ही कम होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, पता है ना, -31 kg, बहुत कम है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आपको वेवलेंथ दिखेगा, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेवलेंथ आपको दिखेगा, दिखेगा वेवलेंथ। तो जिसका मास पे डिपेंड करता है, मास ज्यादा होगा
तो वेवलेंथ कम होगी, मास कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ दिखेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ नहीं दिखेगा क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम होगी। क्लियर है? यहां तक प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर एक डिस्कशन और कर लेते हैं हम। ऐसे ये वाला पार्ट है, ये कंपटीशन में आता है बट मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। ये आप लोगों को नहीं करना है, जो हमारा बोर्ड वाला बच्चा है उसको आपको नहीं करना है, ये उसको आपको नहीं करना है। समझ में आ रही है बात आपको? ये आपको नहीं करना है। हाँ, आप अगर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, अगर कुछ आगे आपने सोच रखा है हमें करनी है, कंपटीशन करनी है, ये आप लर्न कर सकते हैं। नो रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। आपने पढ़ा है ये वाली कहानी काइनेटिक एनर्जी का, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे होगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, यहां से हाफ तो हाफ हो गया, एम तो एम ही हो गया। मतलब ये दोनों को ऐसे ही रहने दिया हमने, इस दोनों को ऐसे ही रहने दिया, इस दोनों को हाफ एम को ऐसे ही छोड़ दिया। अब बात करते हैं भी को। अब आ जाओ यहां से भी निकालते हैं, जरा बताओ भी। आपने पढ़ा ना कि P इक्वल टू क्या होता है, P को ही हम बोलते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एम बी लिखते हैं ना, एम बी। और अगर मैं यहां से भी निकाल लूं, अगर मैं क्या निकाल लूं, भी निकाल लूं, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एम, और यही हो गया भी। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए भी स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इधर स्क्वायर कर दूं, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। एम राइट? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही जो वैल्यू आप देख रहे हैं P अपॉन एम का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर। कहां से आया पता चल गया, P इक्वल टू एम भी से। क्लियर है? तो यही वाला वैल्यू यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, और ये वाला वैल्यू यहां पर पुट कर दिया। ये जो B इक्वल टू आया P अपॉन एम, इसी को अब स्क्वायर करना है तो P अपॉन एम का स्क्वायर लिख देंगे, ये V स्क्वायर है। ये क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन एम का स्क्वायर। क्लियर है? बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे आ जाओ, देखना ध्यान से। अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा हमने, बताओ एक बार फिर से लिखाता हूं, हाफ एम बी स्क्वायर। राइट? अब इस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप जरा बताइए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम। ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया सर, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया। बी स्क्वायर की जगह पर क्या रखा सर हमने, बी स्क्वायर की जगह पर रखा इनटू P अपॉन एम का स्क्वायर। राइट? क्लियर है यहां तक? अब बताइए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एम इंटू पी स्क्वायर। इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम। राइट? इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, P इंटू पी, राइट, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर है ना, तो P इंटू एम, एम का भी तो स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, एम इंटू एम। एम राइट? क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चा, ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाफ। राइट? और ये m तो नीचे ही है, और ये 2 भी क्या है नीचे, तो यहां पे 2m लगा देते हैं। ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ p बचा। तो क्या मैं यहां पर p स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, अरे क्लियर है, देख लो। यहां से क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां तो 1 है ना, डिवाइडेड बाई 2m। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब यहां से हम निकाल लेते हैं p, यहां से p स्क्वायर है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम मैथ्स बच्चे वाला समझाता हूं मैं। यहां से बताओ p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू मास। अगर ले रहे काइनेटिक एनर्जी किसी का भी, सॉरी मास किसी इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे। और अगर मैं P निकालूं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, राइट, 2m, 2 इंटू एम, 2 पॉइंट नहीं है, 2 इंटू एम, एम मतलब मास, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन की, जिसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये वाला आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है।
क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि ये जो P है बच्चा, ये जो P है, P का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। P इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? P इक्वल टू, देखो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है, एज वी नो दैट, यहां पे लिखा हुआ है द पुट द वैल्यू ऑफ P इन द इक्वेशन। देखो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन P। नहीं चलो ऐसे नहीं, अच्छा देखो यहां पे देखो, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MB, या इसी को लिख सकते हैं H अपॉन P। अरे MB को ही तो P लिखते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, एम आई राइट? तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? H, और P का वैल्यू क्या रखोगे बताओ ना, अभी तो निकाला है। P इक्वल टू ये वाला पार्ट दिखा, ये वाला पार्ट तो रख दो यहां पर। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट क्या लिखेंगे? टू क्या लिखेंगे बच्चा यहां से? 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिस भी ऑब्जेक्ट होगा माइक्रोस्कोपिक, इंटू क्या लिखेंगे यहां पर? काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में यही रिलेशन होता है बच्चा, वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में यही रिलेशन होता है। आप देख लीजिए यहां से लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। क्लियर हो गया? हमने इधर पढ़ाया भी, आपको लिख के समझाया और पूरी कहानी हमने समझाई है। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा वीक स्टूडेंट्स है उसको ये नहीं करने का, और जो अच्छा स्टूडेंट्स है उसको ये करने का, दोनों साइन लगा दिया। क्लियर है? तो यहां तक ही हमने आपको अभी तक सिर्फ डी ब्रोगली, और ये सबको करने का, यहां तक सबको करने का। लेकिन जो कमजोर बच्चा है, जो सिर्फ पास होने के लिए भी परेशान हो रहा है, उसको सिर्फ यही तक करने का, ये वाला पार्ट, ये वाला। क्लियर है जी? ये वाला पार्ट बस यहीं तक करना है। ओके, अब आपका बचता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो लेक्चर में। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।